एपिसोड 6। हेलो माय एवरीवन डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी वाला गुड आफ्टरनून। कहानी अब आगे। पंडित भवन। सुषमा जी की बातों को सुन आलोक जी बोल पड़ते हैं, पर माँ अब हम अभी कर भी क्या सकते हैं। सबके बीच में अगर उसे समझाने गए तो वो और जानबूझकर सारी बातें लोगों को बताएगा। हाँ मुन्ना, हमारी ही ये गलती थी, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। हमारी वजह से आज इस बच्ची और इसके परिवार वाले का बेइज्जती हो रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमें भी बहुत बुरा लग रहा है इस बच्ची के साथ इस तरह की नाइंसाफी होते देख, लेकिन हम अब दिव्यांश को समझा भी नहीं सकते हैं। ये लोग भी दुखी हो ही रहे थे कि तभी मंडप में नित्या भी खड़ी हो गई। उसे यूं अचानक से खड़ा होते देख सभी बोलने लगे। अरे अभी तक तो दूल्हा ही खड़ा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि दुल्हन को भी इस शादी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तो अब ये भी खड़ी हो गई। सभी की बात सुन पंडित जी को नित्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इशारे में ही दुलारी को बोले कि नित्या को मंडप में बिठाओ। उनके इशारे पर दुलारी जल्दी से नित्या के पास जा उसे दोनों हाथ से पकड़ बैठने को बोली। नित्या बेटा, तुम क्यों उठ गई? तुम यहाँ पर बैठ जाओ, बाकी सभी लोग बात कर रहे हैं ना इनसे। दुलारी के दिल में भी बहुत घबराहट थी, पर वो खुद को संभाले हुए थी। तभी नित्या थोड़ा गंभीर आवाज में बोल पड़ी, जी आप लोग परेशान मत होइए, ये शादी जरूर होगी। जैसे ही नित्या के मुंह से ये शब्द निकलता है, सबसे ज्यादा हैरान दिव्यांश रह जाता है और वो एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर उसके तरफ देखने लगता है। और उससे जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, तभी सामने से नित्या चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट लिए बोल पड़ती है, दिव्यांश जी, हम जानते हैं कि आप सबके साथ मजाक कर रहे हैं, पर प्लीज ये वक्त मजाक का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो बस 2 मिनट हमें आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है, प्लीज। नित्या भरी महफिल में सबके सामने दिव्यांश से अकेले बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। ये बात सुन सुगंधा पंडित जी से बोली, देख लो बबुआई लड़की के लक्षण। अरे इस तरह से सबके सामने कोई ऐसा बोलता है क्या? और ये ऐसा क्या बात कर लेगी इससे जिससे ये शादी करने के लिए मान जाएगी? सुगंधा की बात सुनने के बाद पंडित जी बोले, मैं जानता हूँ जीजी की ये जो कर रही है वो सही नहीं है, पर इस वक्त अगर इसके बात करने से दिव्यांश बाबू शादी के लिए मान जाते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। वरना एक बार अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर एक तो इसकी कहीं दूसरी जगह शादी नहीं होगी और दूसरी बात हमारी इस समाज में कितनी बदनामी होगी सो अलग। आज पहली बार पंडित जी नित्या के बातों को सुन चुपचाप खड़े थे। स्टडी उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि नित्या के बात करने से वो इस शादी के लिए मान जाए। लेकिन तभी दिव्यांश ऊंची आवाज में बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आर यू सीरियस? मैं सच में ये शादी नहीं करने वाला हूँ और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। प्लीज मिस्टर दिव्यांश, आप 2 मिनट बस मेरे साथ कमरे में चलिए ना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बाकी उसके बाद आपको जो सही लगेगा वो कर लीजिएगा। अचानक से जब नित्या मंडप में खड़ी हो ये बोलती है कि उसे मिस्टर दिव्यांश से 2 मिनट कुछ जरूरी बात करनी है, तो वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि दिव्यांश खुद 1 मिनट के लिए सोचने लग जाता है कि ये मुझसे क्या बात करेगी, वो भी अकेले में। लेकिन फिर वो कुछ सोच बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बात करने से मैं इस शादी के लिए मान जाऊंगा, तो चलो बड़े शौक से, मैं भी तो देखो ऐसा क्या करने वाली हो तुम कमरे में जिसके बाद मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। ये बात दिव्यांश नित्या के थोड़ा पास जा बोला ताकि सिर्फ उसे ही सुनाई दे। नित्या दिव्यांश को अपने साथ अपने कमरे की तरफ लेकर चल दी। इधर सुषमा और आलोक जी अलग ही परेशान हुए पड़े थे कि अब आगे क्या होने वाला है। नित्या का कमरा। अपने कमरे में आने के बाद वो दरवाजा को अंदर से लगा देती है। उसे ऐसा करते देख दिव्यांश बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और वो मुस्कुराते हुए बोला, तभी तो मैं सोचूं कि तुम मेरे साथ अकेले कमरे में क्यों आना चाहती हूँ। तुमसे सब्र नहीं हो रहा है ना? मुझ जैसे हैंडसम बंदे को देख सोच रही होगी कि एक बार मैं तुम्हारे साथ सारी हदें पार कर दूं। डोंट वरी बेबी, मुझे शादी नहीं करनी है तुम्हारे साथ, बाकी मैं तुम्हारी ये विश पूरी जरूर कर दूंगा। वैसे भी एक लड़की के साथ में मैं एक बार ही बेड शेयर कर सकता हूँ, दोबारा से उसे देखना भी मुझे पसंद नहीं है। दिव्यांश इतनी घटिया बात बोलेगा नित्या ने कभी सोची भी नहीं था। वो उसके बातों को सुन अपने दोनों हाथ को कसकर पकड़ लेती है और मन में बोलती है, छी, ये इंसान इतना घटिया है, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद इसकी सोच कितनी छोटी है। ये लड़कियों को अपने खेलने और शौक पूरे करने की चीज समझता है, पर शायद मेरे किस्मत में यही है। इसकी सोच जानकर तो मैं चाहती हूँ कि भले इसने शादी से मना कर दिया, मुझे इसके चेहरे देखने से भी घिन आ रही है, पर अब अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार वालों का सर सबके सामने झुक जाएगा। वैसे भी मेरे जिंदगी में कोई राजकुमार थोड़ी ना आएगा। बेचारी अपने मन में अपने शादी को ले सोच रही थी और दिव्यांश के लड़कियों के प्रति जो सोच थी उससे जान भी दुखी थी।
तभी दिव्यांश उसके करीब जा पहुंचा और उसके हाथ को पकड़ अपने हाथों से हल्के हाथों से हिलाने लगा और एक अजीब सी नजरों से उसके तरफ देखा जा रहा था। नित्या को उसका छूना बहुत खराब लगा और वो बिना कुछ सोचे झट से दिव्यांश को दूर धकेल देती है, जिससे वो बेड पर जा गिरता है। नित्या की इस हरकत से दिव्यांश को बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे, मिस्टर दिव्यांशु राजपूत, द फेमस सुपरस्टार को धक्का दिया। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। इधर नीचे सभी हॉल में परेशान एकदम से अंदर से घबराए कि आगे अब क्या होने वाला है, ये सोच सोच बेचैन हो रहे हैं। दुलारी से अब रहा नहीं जा रहा था। लगभग 5 मिनट से दोनों एक कमरे में थे और अभी तक बाहर नहीं आए थे। दुलारी को डर लग रहा था कि कहीं वो लड़का उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसीलिए वो बिना किसी से कुछ पूछे दौड़ पड़ी नित्या के कमरे की तरफ। उसे इस तरह से जाते देख सुगंधा रोकने की कोशिश कर बोली, अरे ओ बहुरिया, क्यों ऐसे भागे जा रही हो? रुको तो, तुम्हारी बेटी कोई बच्ची तो है नहीं, वो आ जाएगी। पर दुलारी किसी की भी नहीं सुनी और बस दौड़ जा पहुंची नित्या के कमरे के बाहर और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए घबराए आवाज में बोलने लगी, नित्या, बेटा नित्या, दरवाजा खोलो। जो भी बात करनी है बड़े करेंगे, तुम दरवाजा खोलो बेटा। अगर उन्हें शादी नहीं करनी है तो ना सही, पर तुम इतना परेशान मत हो बेटा। दुलारी नित्या के फिक्र में बोले जा रही थी और साथ में दरवाजा को जोर जोर पिटे जा रही थी। उसके पीछे पीछे सारे लोग भी वहां जा पहुंचे। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है और अंदर से नित्या वही दुल्हन के जोरों में बाहर निकलते हुए अपने नजरें झुकाए बोलती है, मम्मा, और आप सभी इस शादी को लेकर परेशान मत होइए। नित्या की बात किसी को साफ साफ समझ में नहीं आती है कि आखिर नित्या कहना क्या चाह रही है, इसीलिए पंडित जी उससे पूछते हैं, क्या बोल रही हो, जरा साफ साफ तो बताओ, क्या हुआ? दामाद बाबू ये शादी करने के लिए मान गए। जो सवाल पंडित जी नित्या से किए वही सवाल बाकियों के मन में भी उधम मचा रहा था और सब जानना चाह रहे थे कि आखिर बात क्या हुई। तभी दिव्यांश भी कमरे के अंदर खड़ा ही ऊंचे आवाज में बोल पड़ता है, मतलब यही कि अब ये शादी होगी, क्योंकि नित्या की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सच में सही नहीं है। उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी एवरीवन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जो हो गया उसे भूल जाइए और अब चलिए, हमारी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। दिव्यांश के मुंह से मिर्ची की जगह मीठा शहद टपक रहा है। ये देख नित्या के सारे घर वाले के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे मानो उन लोगों को क्या मिल गया हो। पर सुषमा बड़े ही हैरानी के साथ आलोक और सारिका के तरफ देखने लगते हैं और धीरे से बोलते हैं, अरे मुन्ना, ये देवू को क्या हो गया है? आमतौर पर ये इस तरह का बर्ताव तभी करता है जब बात इसके पक्ष की होती है, और ये नित्या की बात मान उससे शादी करने को तैयार हो गया, ये सबसे बड़ा झूठ है। पर नित्या ने ऐसा क्या बोल दिया इसे जो ये इस शादी कैसे लिए मान गया? पता नहीं क्या होगा अब। माँ, अब आगे जो होगा वो आगे देखेंगे। इस वक्त आप ये देखिए ना कि हमारे देवू की शादी हो रही है और उसकी जिंदगी में जो लड़की आ रही है वो बेहद ही समझदार और सुलझी हुई है। तभी तो इतने बड़े परेशानी में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से उसका हल ढूंढ लिया। हाँ मुन्ना, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी दिव्यांश झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, अब क्या आप सब यहीं पर खड़े रहेंगे? चलिए, शादी वहां मंडप में होने वाली है, यहाँ पर नहीं। उसकी बात सुन सभी लोग मुस्कुरा दिए और चल दिए मंडप की तरफ। नित्या भी मंडप की तरफ ही जा रही थी। तभी दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत खुश लग रही हो तुम इस शादी से। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे खुश रहो या दुखी। मेन बात यह है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये शादी करके भी। ऊपर से दादी पापा भी मेरा पीछा छोड़ देंगे, जो हमेशा यही बोलते रहते हैं, शादी कर लो, शादी कर लो। लो तो फिर कर ली मैंने शादी। शादी का मंडप। दिव्यांश मंडप में बैठे हुए बोला, चलिए पंडित शुरू कीजिए मंत्र, अब तो ये शादी इसी मंडप में होगी। उसकी ये बात सुनते ही वहां पर समाज के जो लोग आए हुए थे बातें बनाने लगे, अरे इतने ही देर में नित्या ने इस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो ये इस शादी के लिए मान गया? तभी दूसरी औरत बोलती है, अरे अपनी नित्या किसी से कम थोड़ी ना है, अकेले कमरे में ले गई थी अकेले, इसका मतलब तो अब सबको समझ में आता ही है ना, उसने क्या करके मनाया है अपने होने वाले दूल्हे को, क्यों? और फिर सभी औरतें हंसने लगती है। उसकी इतनी घटिया बात दिव्यांश और नित्या दोनों साफ साफ सुन रहे थे, लेकिन नित्या उनके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, बस उसे अनसुना कर वही बैठी रहती है। ये देख दिव्यांश थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम मुझे कमरे में ले गई, ये बात तो बड़ा ही मशहूर हो गया है। अब देखो तुम्हारे मोहल्ले वाले लोग सब तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि तुम। दिव्यांश अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी नित्या उसके तरफ बिना देखे धीरे से बोल देती है, मुझे इनके ताने सुनने की आदत है, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए।
बड़े ही शांत भाव में नित्या ने ये जवाब दिया। उसके जवाब दिव्यांश के लिए थोड़ा हैरान करने जैसा था कि कोई लड़की इतनी गलत बात सुन चुप कैसे रह सकती है, जबकि उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। लेकिन उसे उस समय बस जल्दी से शादी निपटा वापस मुंबई जाने की हड़बड़ी थी। बस मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि आखिर सूरज को जब ये शादी करनी ही नहीं थी तो वो बात को इतने आगे तक बढ़ाया ही क्यों। पंडित जी ने दिव्यांश के सामने एक थाल आगे बढ़ाते हुए बोला, बेटा ये मंगलसूत्र दुल्हन को पहनाइए और ये सिंदूर उनके मांग में भरिए। वो जैसे जैसे कहते गए दिव्यांश चुपचाप करता गया और मन ही मन ये भी बोलता गया, क्या ड्रामा है ये सब, भला ये सब करने से कोई जिंदगी भर एक ही इंसान के साथ कैसे रह सकता है। मुझसे तो ये कभी भी नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, शायद ऊपर जो बैठे हैं उन्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए तो मुझे इसे मिला दिया, अब मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म। फिर दोनों ने 7 फेरे लिए, 3 फेरों में दूल्हा आगे आगे और 4 फेरों में दुल्हन आगे। फेरों के बाद उनकी शादी संपन्न हो गई। तब पंडित बोले, बेटा आप दोनों अब अपने से सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उनके कहने पर नित्या और दिव्यांश जा जाकर सभी के पैर छूने लगे। नित्या को पूरी तरह झुककर प्रणाम करती थी, पर दिव्यांश वो सिर्फ ऊपर से ही प्रणाम बोल देता था। ये देख नित्या के परिवार वाले को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझे, इसीलिए चुप रह गए। फिर नित्या सुषमा के पास जा उनके पैरों को अपने दोनों हाथों से छू आशीर्वाद लेती है। सुषमा नित्या को अपने दोनों हाथों से पकड़ उठाते हुए बोलती है, बेटा तेरी जगह हमारे पैरों में नहीं बल्कि हमारे दिल में है, तुम तो आओ हमारे गले से लग जाओ। इतना बोल सुषमा झट से नित्या को होने गले से लगा लेती है। ये देख दुलारी के मन को थोड़ी शांति मिलती है कि नित्या जिस घर जाने वाली है वहाँ के लोग उसे बहुत प्यार करेंगे। शादी पूरी हो जाती है और अब नित्या के विदाई के रस्म की बारी है। दुलारी और जाह्नवी दोनों की आंखें एकदम नम है, क्योंकि उस पूरे परिवार में सिर्फ उन्हीं दोनों को नित्या के जाने से दुख होगा, क्योंकि वो दोनों उसे अपना मानती थी, उससे प्यार करती थी, बाकी तो सब कहने भर के लिए रिश्ते थे नित्या के। बेटा नित्या जरा यहाँ आना तो। दुलारी एकदम भारी आवाज में नित्या को अपने पास बुलाती है। ये भारपन उसके रोने की थी, जिसे वो मुश्किल से रोके हुए थी ताकि नित्या ना रोने लग जाए। हाँ मम्मा बोलिए ना, क्या बात है। बेटा आज तुम हम सबको छोड़कर अपनी नई जिंदगी में प्रवेश करने जा रही हो। आज ये दिन तुम्हारे जिंदगी को पूरा का पूरा बदल देगा। ऐसा ही होता है हर एक लड़की के जिंदगी में। एक दिन ऐसा आता है जब उसकी जिंदगी पूरी बदल कर रह जाती है। इसीलिए ये दिन हर लड़की के लिए बेहद ही खास रहता है, और ये दिन कभी भी कोई नहीं भूलता है। अब से तुम्हारे लिए भी ये दिन सबसे खास हो जाएगी। दुलारी कहे जा रही थी और बेचारी नित्या बस चुपचाप उनकी सारी बातें सुने जा रही थी, और मन ही नम खुद से हंसते हुए बोल रही थी, क्या अजीब बात है ना मम्मा, हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन बहुत खास होता है, पर मुझे देखो, मेरे लिए तो आज का दिन इतना खास हो गया है कि जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगी कभी। आखिर में आज ही तो मेरे साथ इस रिश्ते का भी सौदा हो गया है। नित्या खुद की किस्मत पर हंस रही थी कि उसके साथ कभी भी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, लेकिन वो मन में सारी बात बोल रही थी। तभी दुलारी की नजर जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो थोड़ा घबरा जाती है और उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाते हुए प्यार से पूछती है, बेटा नित्या, तुम क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हारे मन में? बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? बताओ बेटा। अब अचानक से नित्या मम्मा की बात को सुनते ही अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाते हुए बोल पड़ती है, नहीं तो मम्मा, मैं क्या सोचूंगी? वो बस आपसे दूर होने वाली हूँ ना, तो इसी बात को सोच बहुत डर जाती हूँ। पता नहीं वहां पर मुझे आपके जैसा प्यार किसी से मिलेगा भी या नहीं। नित्या, बेटा तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें दिव्यांश जी इतना प्यार देंगे कि तुम हम सबको भूल जाओगी, और फिर तेरी दादी सास भी तो कितनी अच्छी है, देखी ना अभी तुम बाहर। इन दोनों को यूं सबसे दूर खड़ा बातें करते हुए देख सुगंधा बोल पड़ी, अरे ओ बहुरिया, अब क्या सारी बात तुम यहीं खड़ी खड़ी ही बात कर लोगी, या फिर अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी भी करोगी? उनकी बात सुनते ही दुलारी खुशी से बोल पड़ती है, हाँ जी जी, मैं अभी सब तैयार कर देती हूँ। विदाई का समय। नित्या फुट फुट कर रोई जा रही थी। भले ही कोई उसे प्यार ना करता हो इस घर में, पर वो तो शुरू से ही सबको अपना ही मानती थी ना, और सबसे बहुत प्यार भी करती थी। उसकी नजर बस अपने पापा पर टिकी हुई थी, पर वो उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देख रहे थे। नित्या का मन हो रहा था कि वो दौड़कर जा अपने बाबा के गले से लिपट जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी जाह्नवी उसके पास आ उससे लिपट कर गले से लग जाती है और रोते रोते बोलती है, दीदू मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैंने तो आपके बिना रहना सीखा ही नहीं है। जानू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रही हूँ कभी। प्लीज ऐसे मत रो, अगर तू इतना रोएगी तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर मम्मा को कौन संभालेगा? नहीं दीदू, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना।
जब जाह्नवी को नित्या को नहीं छोड़ते हुए दुलारी देखी तो आगे बढ़ जाह्नवी को छुड़ाते हुए अपने गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा जाह्नवी, तुम अगर इस तरह से रोओगी तो फिर तुम्हारी दिदू कैसे जा पाएगी, बोलो। उसे कितनी तकलीफ होगी तुम्हें छोड़कर जाने में, प्लीज तुम चुप आ जाओ। इन सब को इस तरह से रो रो कर गले मिलते देख सुषमा की आंखें भी नम हो गई थी, पर इन सब के बीच सारिका और दिव्यांश दोनों एकदम इरिटेट हो रहे थे। तभी दिव्यांश बोला, ओह गॉड, मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। ये सब कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अरे यार, मैं क्या इसे किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ क्या? अगर इतना ही प्यार है इन सबको, इससे तो हो गई है ना हमारी शादी, अब रख लो इसे यहीं पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर नहीं, अगर मैंने एक बार भी ये बोला ना तो दादी नाराज हो जाएगी, पर मैं अब और ये सब ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दिव्यांश वही खड़ा खड़ा गुस्सा को दबाए चुप हुआ पड़ा था। तब उसके पास सुगंधा जी आते हुए बोली, देखो दामाद बाबू, अगर इससे कुछ भी गलती हो गई ना तो तुम इसे माफ कर देना, पर इसे अपने घर से ना ही निकालना और ना ही यहाँ पर भेजना। सुगंधा सबके बीच ऐसे बोलेगी, दुलारी जी ने ये उम्मीद भी नहीं करी थी। उसकी बात को सुन दिव्यांश और उसके सारे परिवार हैरान थे कि वो अपने घर की बेटी के बारे में इस तरह की बात बोल रही है। तभी दुलारी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए सुगंधा से बोलने ही वाली होती है, क्या जीजिए आप। लेकिन तभी नित्या उन्हें रोक बोल पड़ती है, अच्छा मम्मा, अब हम चलते हैं। वो जानती थी कि अगर मम्मा बुआ से जुबा लगाएंगी तो बेकार में उसके पापा उसकी मम्मा को ही डांट देंगे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सभी कार में बैठ गए। नित्या और दिव्यांश पीछे वाले सीट पर बैठे थे। वैसे दिव्यांश चाह तो नहीं रहा था उसके साथ बैठने के लिए, पर इस वक्त वो जल्दी से अपना घर पहुंचना चाहता था, बस इसीलिए चुपचाप बैठ गया। सुषमा और आलोक जी अपने हाथ जोड़ बोले, अच्छा अब हम सब चलते हैं, नमस्ते। उनके कहने पर पंडित जी भी अपना हाथ जोड़ उन्हें विदा कर दिए। सभी वहां के लिए रवाना हो गए। बरेली शहर नित्या के हाथों से छूटा जा रहा था और नित्या बस उन्हें देखती जा रही थी, अपने आंखों में गम को छुपाए, बस चुपचाप बाहर की तरफ खिड़की से देख रही थी। तभी दिव्यांश का मोबाइल बजता है। ओह, नेहा का कॉल। आज इसे मेरी याद कैसे आ गया? लगता है बेबी को मेरी याद सता रही होगी, देखता हूँ जरा। दिव्यांश एकदम बेबाक तरह से नेहा के बारे में बोल उसके फोन को उठा लिया। उसे जरा सा भी ये फर्क नहीं पड़ा कि उसके बगल में नित्या भी बैठी हुई है और वो सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा उसे। हेलो बेबी, क्या हुआ, आज मेरी याद कैसे आ गई? नींद नहीं आई क्या रात भर? दिव्यांश, पहले तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात जाननी है। हाँ बेबी बोलो, क्या कर सकता है ये बंदा तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारी शादी हो गई है दिव्यांश? जैसे ही नेहा ने ये बात कही, 1 मिनट के लिए दिव्यांश सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, मेरी शादी हो गई है, ये बात इसे कैसे पता चल गई? यहाँ पर तो ना ही मुझे कोई जानता है और ना ही कोई मीडिया थी, तो फिर नहीं तो वैसे तुम्हें ये बात किसने कही? वो किसी ने कही नहीं। दरअसल अभी मैंने फेसबुक पर किसी लड़की के प्रोफाइल में कुछ शादी की तस्वीरें डली देखी, उसमें दूल्हे की जगह तुम हो, इसीलिए पूछी, क्या ये सच है दिव्यांश? ओह तो नेहा, तुमने बस एक फोटो देखकर ये मान लिया कि मेरी शादी हो गई है? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है ना कि एक फिल्म स्टार के फोटो के साथ खुद की फोटो एडिट कर वायरल होने की कोशिश करती रहती है आम जनता, लेकिन तुम इस बात पर भरोसा कर लोगी मुझे नहीं लगा था। सॉरी सॉरी दिव्यांश, वो मैंने अचानक से फोटो देखा ना तो बस लगा मिल शायद सच हो। अरे मैं तो भूल ही गई कि मिस्टर बेचेले के नाम में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है। दिव्यांश ये सारी बातें उससे फोन को स्पीकर पर रख कर रहा था, इसीलिए बगल में बैठी नित्या उसकी सारी बात सुन पा रही थी। नित्या मन ही मन बोली, कैसा इंसान है ये भोलेनाथ, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, वो भी किसी लड़की को धोखे में रखने की नियत से। कहाँ मम्मा बोलती थी कि शादी का दिन हर इंसान के लिए खास होता है, पर इसने तो अपनी शादी को ही झूठ बना दिया। नित्या बस उसके चेहरे को देखे जा रही थी और मन ही मन ढेरों सवाल किए जा रही थी। तभी दिव्यांश की नजर उसको अपने तरफ देखते हुए पर गई तो उसने एकदम अकड़ते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं उससे, और कम से कम एक बार जब तक उसे प्यार ना कर लूं तब तक तो इसे इस बात का पता नहीं ही चलना चाहिए। वैसे भी ये शादी कोई शादी थोड़ी ना है, ये तो बस सबके नजरों में है, पर इसकी सच्चाई तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। हाँ मैं जानती हूँ मिस्टर दिव्यांश, पर क्या इस तरह से लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना सही है? आपको जरा सी भी उन पर तरस नहीं आता है कि कैसे आप उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? शायद नित्या को लगा कि उसके समझाने से दिव्यांश को कुछ समझ में आ जाए और वो ये गलत रास्ता छोड़ दे, पर नित्या की सोच पूरी गलत निकली। उल्टा दिव्यांश गुस्सा हो गया और गुस्से में नित्या का हाथ जोर से पकड़ते हुए बोला, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, पर आइंदा अगर मुझे मेरी माँ बन समझाने की कोशिश भी करी अंदर तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
चुपचाप तुम्हें अपनी घर में रहने की जगह दे रहा हूँ, रहो। वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने तो साफ साफ लौटने के लिए मना ही कर दिया है, तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। और हाँ, मेरे निजी जिंदगी में दखल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ गई ना तुम। नित्या का हाथ दिव्यांश ने इतने जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूट उसे चुभ गई, जिस वजह से उसके आंखों से आंसू बह गए और वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दिव्यांश का ये चेहरा देख नित्या बहुत डर गई थी, बेचारी एकदम से डर से कांपने लगी थी। शुरू से ही वो यही सब देखती आई थी और आज जब शादी हो किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीने चली तो वो भी वैसा ही, बहुत बुरा ही रहा था बेचारी के साथ। नित्या के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और पूरा शरीर सिहर उठा था और वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी हकलाते हुए बोली, प्लीज दिव्यांश जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे चोट लग रही है, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मेरे हाथ। नित्या 2-3 बार बोली लेकिन दिव्यांश पर कोई असर नहीं हो रहा था उसकी आंसू या फिर चोट का। फिर वो उसका हाथ जोर से झटकते हुए उंगली दिखा बोला, आगे से जब भी कभी तुम्हारा मन मुझे ज्ञान देने का हो या फिर तुम्हें लगे कि मुझे थोड़ा समझा दो तो अपनी इस चोट को याद कर लेना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा मुझे समझाने का मन बिल्कुल बदल जाएगा। बढ़िया है, एक लड़की होकर मिस्टर दिव्यांश, द फेमस फिल्म स्टार को समझाने वाली, मैंने ये शादी सिर्फ इसीलिए कर ली क्योंकि तुम ना तो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करोगी और ना ही इस शादी को मानोगी। चुपचाप घर में पड़े रहना, वैसे भी घर में दादी है, पापा है और छुटकी भी, तो एक तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना बुरा बर्ताव, वो भी शादी के पहले दिन ही। नित्या को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी जिंदगी में ये क्या हो रहा है। कहाँ उसकी मम्मा ने उसे एक राजकुमार जैसे हमसफर के सपने दिखाए थे और कहाँ उसकी जिंदगी में एक डेविल आ शामिल हो गया। पर वो अंदर ही अंदर घुट कर रह गई, क्योंकि उसने ये शादी खुद की थी ताकि अपने परिवार वालों की इज्जत बचाने खातिर। दिव्यांश का बांग्ला। आगे वाली कार पहले ही बांग्ला पहुंच गई थी जिसमें बाकी सभी थे सिवाय दूल्हा और दुल्हन के, क्योंकि वे दूसरे कार से आ रहे थे। सुषमा जी कार से बाहर निकलते हुए सारिका से बोली, बेटा जल्दी से घर के अंदर जा कलश में चावल कर दरवाजा के बीचों बीच रख दे, तब तक मैं मंदिर से आरती की थाली लेकर आती हूँ। ये बोल सुषमा घर जाने लगी, तभी पीछे खड़ी सारिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए एक अलग ही टोन में बोली। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।